बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस ये कोर्स आपका चल रहा है। आज ये आपका 4th लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आउटलाइन देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन, बेसिक क्यूरी स्ट्रक्चर हम इसमें देखेंगे। एडिशनल बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, सेट ऑपरेशंस, नल वैल्यूज़, इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस, नेस्टेड सब क्यूरीज और मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस, इसकी हम बात करेंगे। हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है? IBM SQL language developed as part of System R project at the IBM San Jose Research Laboratory, renamed Structured Query Language SQL। ये लेटर ऑन इसका नाम SQL रख दिया गया, अदरवाइज इसको SQL लैंग्वेज का नाम दिया गया। ANSI और ISO स्टैंडर्ड्स पे ये बनी है। ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। SQL 86, SQL 89, 92, 99 एंड 2003 ये इसके वर्जन्स हैं। कमर्शियल सिस्टम ऑफर मोस्ट इफ इट नॉल SQL 92 फीचर्स प्लस वेरियंग फीचर सेट्स फ्रॉम लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड स्पेशल proprietary features. Not all examples here may work on your particular system. तो जो SQL है ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स पे भी चलती है, ये एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स पे भी चलती है और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करती है। तो इसलिए बहुत सी एग्जांपल्स जो आपको नेट पे मिलेंगी वो लाजमी नहीं कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हों। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे उसको यूज़ करने लगे हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये पहले बात कर चुके हैं। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम एक्चुअली डेटा को डिफाइन करते हैं। द SQL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL allows the specification of information about relations including the schema for each relation। ये आप डिफाइन कर सकते हैं। the domain of value associated with each attribute, जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप डेटा टाइप दे सकते हैं कि वो न्यूमेरिक टाइप होगा या डेट टाइप होगा या करैक्टर टाइप होगा। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आप सेट कर सकते हैं, यानी आप रूल्स, बिजनेस रूल्स हैं उनसे वो इम्पोज कर सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। एंड एज वी विल सी लेटर आल्सो अदर इंफॉर्मेशन सच एज द सेट ऑफ इंडेक्सेस टू बी मेंटेन्ड फॉर ईच रिलेशंस, security and authorization information for each relation, and the physical storage structure of each relation on disk that can be managed with the help of data definition language। डोमेन्स की बात कर लेते हैं कि डोमेन हमारे पास कौन कौन सी हैं जो हम एट्रीब्यूट्स को असाइन करेंगे, यानी जो कॉलम बनाने हैं उनकी डेटा टाइप कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले 4 डेटा टाइप देख लें आप। 4 करैक्टर के लिए यूज़ होती है। ये फिक्स लेंथ करैक्टर स्ट्रिंग है विद यूज़र स्पेसिफाइड लेंथ n, यानी n की जगह पे अगर आप 5 कर देते हैं तो एक ऐसा कॉलम बनेगा जिसमें 5 तक करैक्टर आप टाइप कर सकेंगे। इसके साथ varchar है, ये एक्चुअली 4 है लेकिन ये वेरिएबल करैक्टर है। varchar वेरिएबल करैक्टर, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद यूज़र स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ n, उसी तरीके से आप यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये बताऊंगा। इंट है, इंटीजर है, ए फाइनाइट सबसेट ऑफ द इंटीजर्स दैट इज़ मशीन डिपेंडेंट, यानी हर मशीन के ऊपर इंटीजर का साइज़ डिफरेंट होता है। कहीं पे ये 1 बाइट का है, कहीं पे 2 बाइट का है, कहीं पे 4 बाइट का इंटीजर होता है और कहीं पे 8 या 16 बाइट का इंटीजर। स्मॉल इंट है, ये डेटा टाइप हम दे सकते हैं। स्मॉल इंटीजर्स अगर आपने बनाने हैं, जैसे बहुत छोटी वैल्यू कोई आपकी है 100 200, तो आप स्मॉल इंट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिक आपके पास है जिसमें फिर आप P और D, यानी इसमें आप
जैसे 5,2 आप दे सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट भी आपने देने हैं और आपने फिक्स नंबर जो सा वो भी यहाँ पे देना है। P फॉर डिजिट्स एंड D फॉर डेसिमल्स। ये भी मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह उसमें प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे। रियल टेबल प्रेसिजन और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट नंबर n कर सकते हैं आप, और इसमें आप बता सकते हैं कि फ्लोट n कितने नंबर का आपका फ्लोट वैल्यू हो। ये वही है जो आपने C++ में यूज़ की। क्रिएट टेबल सबसे पहले कमांड है जो हम यूज़ करेंगे। एन एसक्यूएल रिलेशन इज डिफाइंड यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल और नाम उसका फॉर एग्जांपल आपने आर रिलेशन का नाम रख देना, और साथ में आपने बता देना कि उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हों, कौन कौन से उसमें कॉलम्स जो उनसे वो आपने लेने हैं। आर is the name of the relation. Each A1 is the attribute name in the schema of relation R. ये attributes हैं A1, A2, A2, AN, ये इसके attributes हैं। D1 is the data type of values in the domain of A1। तो हर A1 का यानी attribute का अपना D1 होगा, A2 का D2, A3 का D3 एंड AN का DN। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टेबल जो पिछली आपको लेक्चर में मैंने रिलेशनल मॉडल में बताया, इंस्ट्रक्टर नाम का हमने टेबल वहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हमने आईडी, नेम, डेप्थ नेम और सैलरी जो सी वो डिफ़ाइन की। आईडी को करैक्टर 5, नेम को वारचार 2020, डेप्थ और सैलरी के लिए हमने 8,2 जो सा वो वैल्यू इंडिकेट की। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो सा वो क्रिएट कमांड जो सी वो यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल आपने कमांड, जब क्रिएट टेबल या क्रिएट रिलेशन कमांड आपने यूज़ करनी है। रिलेशन या टेबल एक ही बात है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। रिलेशन या टेबल एक ही बात है। थोड़ा सा सैचुरेशन इसकी कम कर लें ताकि आपको सही नजर आए। अच्छा जी, उसके बाद क्रिएट टेबल आपने कमांड देनी है क्रिएट ये आपने लिखा, साथ में आपने लिख दिया टेबल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड आपने कहाँ देनी है। जिस तरीके से आपने सी लैंग्वेज इंस्टॉल की, इसी तरीके से आपने ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल कर लेनी है। उसके साथ आपको एसक्यूएल की जो सी वो फंक्शनलिटी मिलेगी, वहाँ पे ये कमांड्स आपने यूज़ करनी है। तो आप मुझसे वो डेटाबेस जो सी वो ले सकते हैं। ये मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आपने टेबल का नाम देना। फॉर एग्जांपल आप टेबल का नाम दे देते हैं इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर आपने टेबल जो सा वो बनाया, ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है और इस ब्रैकेट का आपने एंड भी करना है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ब्रैकेट स्टार्ट और एंड ये पूरा ब्लॉक बनेगा। यहाँ पे अब आपने एट्रीब्यूट का नाम देना। कॉलम का नाम क्या होना चाहिए? जैसे आप कहते हैं कॉलम का नाम हो आईडी कॉलम का नाम हो, और साथ में उसकी डेटा टाइप देनी है। डोमेन आपने डिफाइन करनी है। जैसे आप कहते हैं जी आईडी और इसकी डोमेन है करैक्टर और विड्थ इसकी हो 5, कॉमा दूसरा एट्रीब्यूट आपने डिफाइन करना। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नेम। अब नेम काफ़ी लेंथी भी हो सकता है, तो इसकी डेटा टाइप हम कहेंगे var4 यानी वेरिएबल करैक्टर, और विड्थ इसकी हम रख लेते हैं स्कोर 30, कॉमा डेप्थ नेम शॉर्ट कर लेते हैं डेप्थ नेम। ये भी आप var4 डिफाइन कर लें और 30 इसको भी आपने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद आप सैलरी बना लेते हैं। सैलरी एट्रीब्यूट का नाम है, यानी कॉलम या एट्रीब्यूट का नाम सैलरी है, और इसके डोमेन हम करते हैं नंबर। और ब्रैकेट में हम बता देते हैं कि 8,2 यानी जो सैलरी है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकेगी। तो 8,2 का मतलब है
96.99, यानी अगर किसी की सैलरी है फॉर एग्जांपल इतनी .80, हमारे तो पैसे चलते नहीं हैं, बाहर के ममालिक में चलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपने ये डिफाइन किया कि कितने हिस्से हों, कितने डिजिट हों, 8 हों, और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे बना दिया कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो उनसे वो नंबर आपको दिखाए। तो ये जो आपके सामने है ये वाले ये हैं कॉलम्स, या इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। कॉलम या एट्रीब्यूट्स। और ये जो आपको ये वाला हिस्सा है ये इसकी डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट की डोमेन 4 है, इस एट्रीब्यूट की वार 4 है, इसकी भी वार 4 है, और ये वाली नंबर डोमेन है। और जहन में रखें कि एसक्यूएल कमांड का एंड आपने सेमी कोलन से करना है, वही C++ वाला स्ट्रक्चर, और उसका टर्मिनेटर आपने लगाना है सेमी कोलन। सेमी कोलन आप लगाएंगे तो इसको रिवर्स करके दोबारा देखेंगे मैंने किस तरीके से ये टेबल जो सा वो आपके लिए बना दिया। इस स्क्रीन को देखें और यहाँ देखें कि हमने किस तरीके से इस टेबल को बनाया। रिवर्स कर लें वीडियो, यही आपको इसका बेनिफिट है। ध्यान से देखें, अगर आप ये क्रिएट टेबल कमांड अंडरस्टैंड कर गए तो आगे वाली कमांड्स भी आपके काफ़ी काम आएंगी। इससे आगे उस वक्त तक ना वीडियो लेके जाएं जब तक आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना कर लें। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब ये होता है कि हम जो एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं उनके ऊपर हम बिजनेस रूल्स जो उनसे वो अप्लाई कर देते हैं। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे पास नॉट नल हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, इस तरह फॉरेन की हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की बताया। तो प्राइमरी की का मैंने बताया कि यूनिक एंड नॉट नल, और फॉरेन की का मैंने आपको बताया कि ये वो कॉलम होता है जो किसी और टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर कर रहा होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की, क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर ID 4 वही डिफाइन किया, नेम var 4 20, और साथ में लिख दिया नॉट नल, यानी जो नेम है ये खाली नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने लगाया ना नॉट नल, दिस इज द कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से डेप्ट नेम var 4 20, सैलरी न्यूमेरिक 8,2। मैंने अभी आपको नंबर यहाँ लिखा था, मैं ओरेकल वाला आपको सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिक सिंटेक्स जो सा ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, लेकिन आप नंबर यूज़ करेंगे, ओरेकल के लिए नंबर यूज़ करेंगे न्यूमेरिक की जगह। प्राइमरी की और ब्रैकेट में एट्रीब्यूट का नाम बता दिया, ID एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने दे दिया ब्रैकेट में प्राइमरी की, यानी इस वाले एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कर दो। और फॉरेन की डेप्ट नेम रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। तो जो डेप्ट नेम है ये मैंने कहा कि डिपार्टमेंट नाम का एक और टेबल है, वहाँ से डेप्ट नेम को कॉल कर लो। तो ये जो प्राइमरी की, फॉरेन की और नॉट नल, ये 3 जो हमने लगाए हैं इन्हें हम कहते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इन्हें हम कहते हैं इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी टेबल क्रिएट करते ही साथ आप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो उनसे वो लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं जी टेबल है स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ब्रैकेट स्टार्ट आप करते हैं, आप कहते हैं जी ID और 4 5। अब आप कहते हैं कि ID खाली नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दें नॉट नल। अब ये जो आपने नॉट नल लिख दिया ना, दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रेंट। ये है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट या रूल इसको आप कह सकते हैं, बिजनेस रूल, कंस्ट्रेंट या रूल। तो ये आपने कह दिया नॉट नल, ये एक आपका कंस्ट्रेंट बन गया। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ID है ये प्राइमरी की हो, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें प्राइमरी की, प्राइमरी की।
ये आपने प्राइमरी की लिख दिया, अब ये आपका कंस्ट्रेंट है। इसी तरह अगर फॉरेन की है तो आप फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से यानी आपके कंस्ट्रेंट जो से वो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या DDL कमांड्स के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ज़रा इन टेबल्स को देखें। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट नॉट नल लगाया, ये प्राइमरी की हमने कंस्ट्रेंट लगाया, ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया। इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की 2 लगी हैं, ये 2 कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे जो से वो लगा दिए हैं। और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की 2 कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे लगाए हैं। अपडेट टू टेबल्स। अब देखें जो टेबल्स आपने बना लिए जिन्हें हमने रिलेशंस का नाम भी दिया, रिलेशन या टेबल एक ही चीज़ है। अब उसमें वो तो स्ट्रक्चर है XY मैट्रिक्स, यानी जो टेबल है एक्चुअली वो क्या है। जैसे पिछला टेबल जो आपने क्रिएट किया वो ऐसे होगा, ID, नेम, डेप्थ नेम और सैलरी। सो ऑन। अब देखें ये सिर्फ स्ट्रक्चर बना है, इसमें यहाँ पे डाटा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये खाली स्ट्रक्चर बना है। ऐसे जैसे पेपर के ऊपर आपने ड्रा कर लिया ऐसे। अब अगर आपने यहाँ पे डाटा जो सा वो इंसर्ट करना है तो फिर आपको यूज़ करनी पड़ेंगी अपडेट कमांड्स, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप और अल्टर। यानी अब आप इंसर्ट कमांड के थ्रू यहाँ पे डेटा जो सा वो फेंकेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ इस टेबल में, और टेबल का नाम है फॉर एग्जांपल, इसका नाम आप रख देते हैं क्या नाम रखें, जैसे के है इस टेबल का नाम। के में हम इंसर्ट करने लगे हैं, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू के, और ब्रैकेट में आपने बता देना कि कौन कौन सी चीज़ें इंसर्ट करनी है। ID, इसके अलावा नेम, कॉमा डेप्थ नेम, कॉमा सैलरी, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आपने बता देना वैल्यूज़ कि कौन कौन सी वैल्यूज़, हर वैल्यू आपने। अब ID आप कहते हैं कि इसमें इंसर्ट करो, क्योंकि ये करैक्टर टाइप थी तो कोट्स में आएगी 101, ये इंसर्ट कर दो। नेम करैक्टर था, कोट्स में आएगा, जैसे आप कह देते हैं फॉर एग्जांपल एली। और डेप्थ नेम करैक्टर था, उसको भी हम कोट्स में कह देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दो डेप्थ नेम बायो, या कंप्यूटर कर देते हैं। और सैलरी क्योंकि न्यूमेरिक था इसलिए कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर एग्जांपल कह देते हैं 25,000, क्लोज और सेमीकोलन, सेमीकोलन लाजमी देना। तो अब इसकी मदद से ये वाली जो रो है, फर्स्ट रो, उसमें यहाँ पे 101 आ जाएगा जो आपने यहाँ पुट किया, यहाँ पे एली आ जाएगा, ये वाला जो कंप्यूटर है ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे 25,000 स्टोर हो जाएगा। तो ये एक आपका ट्यूपल बन गया, ट्यूपल बन गया, या जिसको हमने कहा रो, या इसी का नाम है रिकॉर्ड। ट्यूपल, रो या रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट। तो अब आप इंसर्ट को देखें, इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, और साथ में आपने वैल्यूज़ बता देनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ इंसर्ट करें। इसी तरह डिलीट, अगर आपने कोई वैल्यूज़ डिलीट करनी है तो आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, तो इस सारे के सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे स्टूडेंट से, सारे के सारे रिकॉर्ड्स। ये चीज़ ध्यान में रखें कि डिलीट फ्रॉम अगर आपने कहा तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड डिलीट हों तो उसके लिए बाद में हम इसमें डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें एक क्लास हम पढ़ेंगे वेयर क्लास। विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लास वी कैन स्पेसिफाई व्हाट टू डिलीट एंड व्हाट टू नॉट डिलीट।
वेयर क्लास हम जो सी वो यूज़ करेंगे। और इस तरह ड्रॉप टेबल, अगर आप कहते हैं कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है, ये वाला टेबल जो आपने फॉर एग्जांपल क्रिएट कर लिया है, ये टेबल आप कहते हैं कि इसको आपने डिलीट करना है स्कीमा में से, तो आप ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जैसे ड्रॉप टेबल आर, टेबल का नाम दें, साथ में लिखना ड्रॉप टेबल आर और टेबल डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी, इंस्ट्रक्टर टेबल को डिलीट करना है, तो आप कहेंगे ड्रॉप, ये कमांड प्रॉम्प्ट बनेगा एसक्यूएल का कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पे आप कमांड्स देंगे एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पे आप ये कमांड्स देंगे। वो मैं आपको इस अलग सेशन में बताऊंगा जब आपने इसका प्रैक्टिकल ना। ड्रॉप टेबल और साथ में टेबल का नाम, जैसे इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना तो इंस्ट्रक्टर टेबल जो सा वो आपने यहाँ पे लिख देना है ड्रॉप टेबल इंस्ट्रक्टर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टेबल आपका परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे जहन में रखें कि अगर आपने गलती से ड्रॉप कर दिया है तो आपके पास एक कमांड है रोल बैक, रोल बैक इशू करें तो ये टेबल आपका वापस आ जाएगा। और अगर आपने रोल बैक की जगह पे कमेंट कर दिया, कमेंट कमांड इशू कर दी, तो फिर ये परमानेंटली आपका ड्रॉप हो जाएगा, मेमोरी से भी निकल जाएगा, फिर आप रोल बैक भी नहीं कर सकते। रोल बैक कैन ओनली बी डन इन केस कि आपने कमेंट ना किया हो। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो आपकी चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगी, परमानेंटली आपकी चेंजेस जो सी वो हो जाएंगी। रोल बैक टेम्परेरी को रिकवर कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि रोल बैक और कमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जब आपने टेबल को ड्रॉप करना तो ड्रॉप टेबल और साथ में टेबल का आप लिखेंगे नाम। इस तरीके से आप टेबल जो सा उसको अल्टर कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेबल क्रिएट किया था इंस्ट्रक्टर का, और इंस्ट्रक्टर के टेबल में आपके पास आईडी है, आपके पास इसके अलावा नेम है, आपके पास डेप्थ नेम है, और आपके पास एक कॉलम है या एट्रीब्यूट है सैलरी। तो आप कहते हैं जो एक्चुअली इसमें आईडी है, ये इसका नाम आईडी के बजाय कुछ और होना चाहिए। जैसे आप इसको नाम देना चाहते हैं एस आई डी, S_ID, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं। और सैलरी का नाम सपोज आप करना चाहते हैं ई सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, ये आपने नाम चेंज करना। तो इसके लिए आपको अल्टर कमांड्स इशू करनी पड़ेंगी, अल्टर कमांड्स आपको इशू करनी पड़ेंगी। पहली अल्टर कमांड आपको देनी पड़ेगी इसके लिए, फिर आपको इसके लिए सेपरेट अल्टर कमांड देनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे अल्टर, साथ में आपने बता देना अल्टर टेबल, कौन सा इंस्ट्रक्टर, अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर, और साथ में आप बता देंगे कि आईडी को ड्रॉप करो ताकि आप उसको ऐड कर सको। अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर्स ड्रॉप आईडी, एग्जीक्यूट कर दें और बाद में आप करें अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर ऐड कॉलम और बना दें SID, और साथ में उसकी डोमेन दें 4-5 और इसको कर दें आप एग्जीक्यूट। तो ये कॉलम निकल के ये वाला कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। और भी शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ ताकि आप अभी इसको थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करें। और इसी तरीके से अगर आपने सैलरी को चेंज करना है तो पहले सैलरी को आप ड्रॉप करेंगे कॉलम को, और उसके बाद आप सैलरी को ऐड करेंगे, ऐड कॉलम सैलरी को ई सैलरी कहेंगे, और साथ में उसकी डोमेन देंगे कि उसकी डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए। और अगर आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि सैलरी जो सी है ये आपने डिफाइन की थी नंबर 8,2, आप कहते हैं ये कम में मैं 10,2 करना चाहता हूँ, तो आप इसको सिंपल ऐसे करें अल्टर
टेबल इंस्ट्रक्टर, मॉडिफाई सैलरी, ये, और साथ में देखते हैं नंबर 10,2 और सेमीकोलन। और जहन में रखें कि जब आप मॉडिफाई करें तो कम से ज़्यादा की तरफ आप जा सकते हैं। अगर ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे तो जो आपका टेबल में डेटा मौजूद है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो परमानेंटली वहाँ से डिलीट हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपकी इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप टेबल और अल्टर कमांड जो सी वो काम करती हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। बेसिक क्यूरी स्ट्रक्चर क्या है कि हम सिलेक्ट, अगर डेटा हमने करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। हम करते हैं सिलेक्ट, साथ में हम बताते हैं एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट n, जितने एट्रीब्यूट आपने किसी टेबल के सिलेक्ट करने हैं। फ्रॉम और रिलेशन यानी टेबल्स के नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, और वेयर p, आप ये p आप कंडीशन सेट करते हैं। p इज़ द प्रेडिकेट, यानी आपकी कंडीशन जिसकी बेस पे डेटा जो सा वो सिलेक्ट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि सिलेक्ट कमांड जो सी वो कैसे काम करेगी। सिलेक्ट क्लास, तो देखते हैं सिलेक्ट क्लास किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो टेबल है वही इंस्ट्रक्टर टेबल है, और इसमें आपके पास आईडी है, नेम है, और आपके पास डेप्थ नेम है, और आपके पास सैलरी। ये 4 कॉलम्स हैं। और आप कहते हैं कि इसमें से मैं ये सारे कॉलम्स स्क्रीन पे मेरे सामने आए, टेबल में से डेटा जो सा वो मेरे सामने आए। तो आप कमांड इशू करेंगे सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा डेप्थ नेम कॉमा सैलरी। सिलेक्ट करने के बाद आपने लिखना फ्रॉम, यहाँ पे आपने टेबल का नाम बता देना, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। अब देखें इंस्ट्रक्टर टेबल में से ही डेटा आप ले रहे हैं और मैंने सारे कॉलम मेंशन कर दिए। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ आईडी और नेम लेना तो लास्ट वाले 3 कॉलम जो उनसे वो ना लें। अगर आप कहते हैं सिर्फ नेम और सैलरी लेनी है तो ये यहाँ से आप इसको ये वाले 2 कॉलम जो उनसे वो निकाल दें और आप कहें नेम कॉमा सैलरी। सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर। अब वेयर क्लास क्योंकि ये प्रेडिकेट है तो वेयर के साथ आप बता सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं वो लोग दिखाएं, वो लोग सेलेक्ट करो इस पूरे टेबल में हज़ारों रिकॉर्ड में से वो सिलेक्ट करो जहाँ पे सैलरी फॉर एग्जांपल 30,000 से ज़्यादा है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन 30,000। अब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो आपको सिर्फ वो एम्प्लॉइज़ नजर आएंगे जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है और उनका नेम और सैलरी, ये नेम ये सैलरी, ये नेम ये सैलरी, ये नेम ये सैलरी, ऐसे ही आपको लिस्ट बना देगा। जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे उनकी आपको पूरी की पूरी लिस्ट बना देगा। तो इस तरीके से आप टेबल से डेटा जो सा वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डेटा आप जो सा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट क्लास की मदद से टेबल से आप अपनी मर्ज़ी का डेटा जो सा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें ज़रा इसको, नोट्स में भी देखिएगा, अब आपको सिलेक्ट की समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं। इसमें फ्रॉम क्लास होना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम क्लास अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फ्रॉम इंस्ट्रक्टर मीन के टेबल का नाम आपने यहाँ पे देना है। सिलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो। ऑल नाम ही लिखें तो सिलेक्ट कर लेगा। डिस्टिंक्ट मीन के सिर्फ वो सिलेक्ट करो जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी जो बार बार आ रहे हैं डिपार्टमेंट उनको नहीं लेगा। ऑल मीन सब, डिस्टिंक्ट मीन यूनिक। सिलेक्ट इंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर फ्रॉम सिलेक्ट 437। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे 120
17 पे आपने कॉल की और आप कहते हैं जी मिसाल के तौर पे मुझे DPS फैसलाबाद का नंबर चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सिलेक्ट फ़ोन नंबर, जो भी उनके पास उनके रिलेशन में या उनके टेबल में जो भी एट्रीब्यूट का नाम है, ये लाजमी नहीं कि वो आपको बताएं। ये अगर हमें रिलेशंस के, ऑनलाइन रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स के नेम्स का पता चल जाए तो इससे हैकिंग हो जाती, आसान हो जाती है, क्योंकि हम फिर उन कॉलम्स को टारगेट कर सकते हैं। सिलेक्ट फ़ोन नंबर फ्रॉम, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद है तो 41 अगर उसके टेबल का नाम उन्होंने रखा हुआ है, वेयर और नेम इज इक्वल टू, अदारे का नाम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल DPS। तो अब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो वो इस टेबल में से, जिसमें हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड लेगा और उनका फ़ोन नंबर दिखाएगा जिनका नाम DPS है। तो इस तरीके से हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स में से आपको DPS जो सा वो निकाल के दे देगा 2 मिनट में, जो आपके लिए वो सर्च कर देता है। इसी तरीके से अगर आप अपने फ़ोन की मोबाइल की फ़ोन बुक एक्सेस करते हैं तो वो भी इसी तरीके से आपको नाम देती है। आप A प्रेस करते हैं तो बैक पे कमांड चल रही होती है सिलेक्ट एस्टेरिक मीन ऑल, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम फ़ोन बुक PB वेयर नेम लाइक और A, वेयर नेम लाइक A। अगर आपने B प्रेस कर दिया तो उसने कहना लाइक AB, यहाँ B भी ऐड कर देना। और पहले A वाले सारे आएंगे, फिर वो आएंगे जो AB से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपने कर दिया T तो उसने AT शुरू कर देना। अब पहले A के अब सिर्फ वो आ रहे हैं जो AT से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अतः या अतहर या कोई और इस तरह का नाम। और अगर आपने सपोज A लिख दिया या H लिख दिया तो उसने H वाले आपको दिखा देने, और इससे डेटा आपका फ़िल्टर होता जाता है फ़ोन बुक में, यानी हर जगह पे SQL जो सी वो इन एक्शन है। सिलेक्ट क्लास को देख लें, इसमें जैसे आप देखें सिलेक्ट, और साथ ही हमने सैलरी को 12 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि अमेरिका में आमतौर से ये सिस्टम है कि वहाँ एनुअल सैलरी दी जाती है, पूरे साल की सैलरी होती है। जैसे कोई अगर आपको कहे ना $60,000 मेरी सैलरी है, तो इसका मतलब है उसकी सैलरी वो पूरे साल की सैलरी है। तो सिलेक्ट में हम वहीं पे ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, स्टेरिक नहीं कहेंगे, मैं आपको सैलरी का बताने लगा हूँ, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी डिवाइडेड बाय 12 फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। किस नाम दिखाओ और सैलरी को 12 पे डिवाइड करके दिखाओ, तो आप वो पूरी सैलरी नहीं दिखाएगा बल्कि 12 पे डिवाइड कर करके आपको दिखाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप कुछ और भी फंक्शन जो सा, जैसे सैलरी प्लस आप कहते हैं जी बोनस ऐड कर लो, उसको गिफ्ट देना, सैलरी प्लस 10,000 ऐड करके वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। वेयर क्लास आपको पता चल गया, जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरीके से हमने वो रिकॉर्ड देखे जिनकी सैलरी जो सी वो फॉर एग्जांपल 25,000 से ज़्यादा थी। तो बहुत आसान है वेयर क्लास को यूज़ करना। आप क्या करते हैं, सिलेक्ट नेम वाओ सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये टेबल का नाम दे दिया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000। तो अब सिर्फ वो लोग, उन लोगों के नाम आपके सामने आएंगे जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप कहते हैं 20,000 हो या इससे ज़्यादा हो तो लेस देन, और सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू आप लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी वो चूज़ करो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 है। इस तरह आप यहाँ पे कोई और फंक्शन भी लगा सकते हैं, लेस देन इज इक्वल टू 5,000। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से
यहाँ पे मैथ ऑपरेटर जो सा वो यूज़ करते हैं वेयर क्लास में। फ्रॉम क्लास आपका हो गया कि इसमें हमने टीचर का नाम बताना होता है सिर्फ, फ्रॉम सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये पीछे हमने रिलेशनल मॉडल में देखा कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। जब हम दो टेबल से डेटा लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सी वो हमारे पास आएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो टेबल से डेटा लें, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंस्ट्रक्टर और टीचर्स, दो टेबल से डेटा लिया गया है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सी वो रिटर्न होगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लें, आप कहते हैं जी हमारे पास टेबल है इंस्ट्रक्टर और एक टेबल है हमारे पास टीचर्स। तो इन दोनों से आप सारे के सारे रिकॉर्ड जो से वो, ये फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर को ए कह लेते हैं, टीचर्स को टी कह लेते हैं। तो अगर आपने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है ए इनटू टी, तो उसके लिए आप कमांड क्या यूज़ करेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो किस तरीके से लेंगे, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ए यानी इंस्ट्रक्टर कॉमा बी यानी टीचर्स। और अगर आपके पास दोनों जो रिलेशन हैं, दोनों जो टेबल्स हैं ये वाले, इनमें कोई प्राइमरी की भी है तो आप वेयर क्लास यूज कर सकते हैं। वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट इंस्ट्रक्टर डॉट आई डी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट आई डी। यानी आपने दोनों को यहाँ पे वेयर क्लास में कनेक्ट कर दिया है। और ये प्राइमरी कीज़ हैं जिनको हम पी के कहते हैं, पी के किसी एक का पी के होना जो सा वो ज़रूरी है, दोनों साइड, या लेफ्ट साइड पे ये पी के होगी या ये पी के होगी। अगर दोनों पी के नहीं हैं तो फिर आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो नॉर्मस आएंगे, वो वैलिड रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सी वो ले सकते हैं। टू टेबल्स से हम एक ही वक्त में डेटा जो सा वो कॉल करवा सकते हैं। रीनेम ऑपरेशन क्या है, इसमें आप टेबल्स के नाम जो से वो रीनेम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि इंस्ट्रक्टर का नाम और टीचर का नाम मैंने लिखा, तो बार बार मुझे जब नाम लिखना पड़ेगा तो उससे ये होगा कि नाम लेंथी है, मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो मैं उसको शॉर्ट करके उसको नाम दे रीनेम कर सकता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ एलियस। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, या सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट नेम एज एस नेम कॉमा सैलरी एज एस सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और इसको मैंने क्या दिया आई। अब देखिए इस कमांड में मैंने काम क्या किया कि मैंने नेम को एस नेम बना दिया। अब जब आपके पास रिजल्ट आएगा ना तो यहाँ लिखा होगा एस नेम और यहाँ पे लिखा होगा एस सैलरी। तो बाद अगर डेटा को हाइड करने के लिए ना हम उनके एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज कर देते हैं ताकि लोग समझ ना सकें कि एट्रीब्यूट का असल नाम क्या है। तो उसके लिए आपको एज करना पड़ेगा, नेम को एज एस नेम कर दिया और सैलरी को एज एस सैलरी कर दिया, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर को कर दिया आई। तो ये हैकिंग से बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा आपके पास टूल है कि आप टेबल्स को या एट्रीब्यूट्स को, यानी जिन्हें हम कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट या कॉलम्स को हम रीनेम कर सकते हैं, उनके कॉलम्स के नाम हम, और ये सारा टेम्परेरी होगा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये टेम्परेरी होगा सारा कुछ, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जब असल आपका जो मॉडल है वो वहीं का वहीं सेव है। ये टेम्परेरी तौर पे सिर्फ इस सिलेक्ट के साथ ये काम करेगा। जब ये सिलेक्ट एंड होगी तो असल डेटा आपका कहीं और पड़ा है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और एक और चीज़ के, अब देखें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ये जितना डेटा आपका
पड़ा है टेबल्स के अंदर, ये जितने ट्यूपल्स हैं या रोज़ हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर सेट करने के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लास जो सी वो खुद देते हैं, ऑर्डर बाय क्लास। हम इसकी मदद से डेटा जो सा उसका ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि नेम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड हमें मिले इंस्ट्रक्टर टेबल के, तो अगर आप कहते हैं सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, 3 कॉलम मैंने कर दिए, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और अगर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं तो नेम आगे पीछे आएंगे, इनकी कोई तरतीब नहीं होगी। ए वाला पहले आ गया, बी वाला बाद में, फिर ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी डी ई एफ जी एच, फिर ए वाला। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बाय कर दें, ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम पे आप ऑर्डर करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ऑर्डर बाय नेम। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग होता है, असेंडिंग मीन ए टू जी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी टू ए आई रिवर्स ऑर्डर हो, ऑर्डर बाय नेम, और साथ में आप लिखते हैं डी ई एस सी, डिसेंडिंग, यानी यहाँ पे आप असेंडिंग भी लिख सकते हैं या आप डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, अगर आपने रिवर्स ऑर्डर जो सा वो देखना हो। ऑर्डर बाय नेम, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कहेंगे ऑर्डर बाय नेम तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड नेम आपके पास जो से वो आएंगे, आईडी जो भी हो, लेकिन नाम जो से वो सॉर्ट होके आपके पास आएंगे अल्फ़ाबेटिकली विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय। और साथ में जिस कॉलम का आप कहेंगे, सैलरी का कहेंगे तो सैलरी, यहाँ सैलरी लिखते हैं तो सबसे छोटी सैलरी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो जैसे आप चाहें आप यहाँ पर रिकॉर्ड जो से वो कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लास, ऑर्डर बाय। इस तरह वेयर क्लास को हमने डिटेल में पीछे देख लिया कि इसकी मदद से हम जो सा वो प्रेडिकेट सेट कर सकते हैं, और इसमें आप बिटवीन जो सा वो क्लास भी और कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे वो एम्प्लॉइज़ दिखाओ जिनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार के दरमियान है, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर। अब यहाँ पे वेयर में आपने बता देना सैलरी बिटवीन, और साथ में आप बता दें रेंज दे दें 25,000 एंड 30,000, यानी 25,000 से 30,000 के दरमियान जो सैलरी होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे SQL में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने सैलरी और साथ में आपने यूज़ करना बिटवीन। नल वैल्यू जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि नॉट नोन, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ कॉलम हमारे पास होते हैं कि जिनमें वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर उसी एग्जांपल को लेते हैं कि हम वो एम्प्लॉई देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी अभी सेट नहीं हुई, या फॉर एग्जांपल उन्होंने CNIC जमा नहीं करवाया, तो आपके पास एक कॉलम है CNIC नाम का, तो आप कहते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर CNIC इज नल। तो CNIC नाम का एट्रीब्यूट ज़रूर होना चाहिए। हमने जो टेबल क्रिएट किया उसमें आईडी था, नेम था, डेप्ट नेम था और सैलरी था, उसमें CNIC का एट्रीब्यूट नहीं था। तो अगर CNIC का एट्रीब्यूट मौजूद है तो ये कमांड जो सी ये काम करेगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल जिनका नेम या सैलरी जिनकी फॉर एग्जांपल 0 है, उनकी सैलरी 1000 करके दिखा दो, तो हम कह सकते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा NVL, ये फंक्शन है। NVL सैलरी
कि सैलरी को चेक करो, अगर वो नल है तो 10,000 दिखा दो, अगर नल है तो 10। ये NVL जब नल होगी सैलरी फिर ये दिखा देगा, बाय डिफ़ॉल्ट सैलरी दिखाएगा। लेकिन अगर सैलरी नल हुई यानी वहाँ पे सैलरी मौजूद ना हुई तो नल वैल्यू 10,000 आपको दिखा देगा और फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर तो ज़ाहिर है टेबल का नाम तो आपने देना ही देना, ये फ्रॉम क्लास आपने देनी देनी है। और साथ में आप वेयर क्लास लगाना चाहें तो वेयर क्लास भी लगा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट कॉलम्स का एवरेज ले सकते हैं, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से काउंट आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज अगर आप लेना चाहें, आप कहें जी एवरेज सैलरी दिखाओ, तो आप कहते हैं सिलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो ये आपको एवरेज सैलरी सब सैलरी जितनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी है सबको सम करेगा, टोटल पे डिवाइड करके आपको एवरेज रिटर्न कर देगा कि एवरेज सैलरी इतनी दी जा रही है। और इसी तरीके से अगर आप सैलरी का सम देखना चाहें कि सब एम्प्लॉइज़ की सैलरी कितनी बनती है, तो आप सम फंक्शन यूज़ कर लें। यानी अगर आपने महीने के एंड पे सैलरी देनी है, आप कहते हैं देखो तो सही टोटल सैलरी कितनी देनी पड़नी, तो सम फंक्शन यूज़ करें। इसी तरह आप देखना चाहते हैं कि सबसे कम सैलरी किसकी है, तो आप MIN फंक्शन यूज़ कर लें, मिनिमम सैलरी दिखा दें। इसी तरह आप मैक्सिमम सैलरी जो सी वो दिखा दें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल आपके पास टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं, तो आप काउंट फंक्शन यूज़ कर लें। आप कहें सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टेरिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ये आपको बता देगा 256 जैसे, ये आपको नज़र आ जाएगा काउंट टोटल इतने एम्प्लॉइज़ आपके पास है। तो इस तरीके से ये एग्रीगेट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल देख लें, सिलेक्ट एवरेज सैलरी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से काउंट डिस्टिंक्ट ID काउंट कर लें या काउंट स्टेरिक काउंट कर लें, जिसकी मैंने आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दी। और एग्रीगेट फंक्शंस ये मज़ीद आपके पास हैं, इस तरीके से आपको ये रिजल्ट्स देंगे। एवरेज सैलरी आपको यहाँ पे ये बना देगा, अगर आप एवरेज सैलरी देंगे तो ये अलग से कॉलम बना के आपको एवरेज सैलरी निकाल देगा हर डिपार्टमेंट की सेपरेटली। क्योंकि सेपरेटली हर डिपार्टमेंट की क्यों निकाल दी, क्योंकि यहाँ ग्रुप बाय क्लास लगी है। जिस तरह ऑर्डर बाय क्लास होती है, इसी तरह ग्रुप बाय क्लास है, ये आपको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर देती है। कंप्यूटर साइंस का सेपरेट कर दिया, बायो का सेपरेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हिस्ट्री, म्यूज़िक और फिज़िक्स का सेपरेट ग्रुप बना के आपको उसने सैलरी यहाँ पे सम कर दी। नेस्टेड क्यूरीज हैं, ये क्यूरीज विद इन क्यूरीज आप लगा सकते हैं। जैसे आप लूप विद इन लूप, नेस्टेड लूप लगा लेते हैं। इसी तरीके से क्यूरी विद इन क्यूरी आप लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप फिर लगा देते हैं सिलेक्ट। तो वेयर क्लास में आप सिलेक्ट क्यूरी मज़ीद लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको एक और तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा, और आप ब्रैकेट में कह देते हैं सिलेक्ट, और किसी और टेबल से कोई डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट, क्यूरी विद इन क्यूरी इज कॉल्ड नेस्टेड क्यूरी। इस तरह एग्जिस्ट क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाओ जो मिसाल के तौर पे 2016 में मौजूद थे। तो बाद दफ़ा जो हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं उसमें हम इस तरह की क्यूरीज लगा सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, और आप सिर्फ वो इंस्ट्रक्टर देखना चाहते हैं जो ट्रेनिंग्स लेके आए हैं। वेयर
इंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट इन और यहाँ ब्रैकेट लगा के आप कर देते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम इंस्ट, यानी ये एक और टेबल से आपने इंस्ट्रक्टर निकाल लिए जो ट्रेनिंग लेके आए थे। फ्रॉम या इसको इंस्ट की बजाय ट्रेनिंग कर लें, फ्रॉम ट्रेनिंग टेबल में से इंस्ट्रक्टर निकाले जो लेके आए थे, और यहाँ आप कह रहे हैं सिर्फ वो दिखाओ जो ट्रेनिंग लेके आए हैं। वेयर एग्जिस्ट इन फलां टेबल में भी वो मौजूद हो, और अगर आप कहते हैं वहाँ मौजूद ना हो तो वेयर इंस्ट यहाँ पे, और यहाँ आप सिर्फ लगा दें नॉट, यहाँ पे ऐड कर दें आप नॉट, यानी नॉट ऐड कर दें तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है सिलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन एज एस रीनेम किया गया है, वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू फॉल एंड ईयर इज इक्वल टू 2009 एंड एग्जिस्ट सेलेक्ट फ्रॉम सेक्शन एज टी वेयर सेमेस्टर स्प्रिंग ईयर 2010, यानी वो स्टूडेंट जो 2010 ईयर में भी मौजूद थे और 9 में भी मौजूद हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको वो दिखाएगा। और इस तरीके से नॉट एग्जिस्ट लगाएंगे तो वो जो मौजूद नहीं थे। सिलेक्ट क्लास में सब क्यूरीज आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर जैसे आप करते हैं वेयर डेप्ट नेम इन टू, और फिर आपने सिलेक्ट यहाँ पे क्लास जो सी वो लगा दी। ये डिलीशन है, इंसर्शन आपने देख ली, सिलेक्ट दे लिया, अब ये डिलीशन है। अगर आपने रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप कहते हैं डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, सारे के सारे रिकॉर्ड जो इंस्ट्रक्टर टेबल में वो आपके डिलीट हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर आपने वेयर क्लास यूज़ नहीं की, अब यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ की है तो बचत हो जाएगी। सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो डिलीट होंगे, यहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रक्टर डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्रॉम डिपार्टमेंट साथ में हमने सिलेक्ट डिपार्टमेंट सब क्यूरी लगा दी। तो डिलीट कमांड बेसिकली यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स, या जैसे आप ट्यूपल्स कहते हैं या रोज कहते हैं, उनको डिलीट करने के लिए ये यूज होगी। डिलीशन एवरेज की बेस पे भी कर सकते हैं, वेयर सैलरी लेस देन, आप कोई ख़ास क्राइटेरिया दे के डिलीट कर सकते हैं। इंसर्शन ये स्टार्ट में मैंने आपको बता दी कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और साथ में आप वैल्यूज़ बता देते हैं, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इंसर्ट इनटू ये कमांड है, कोर्स टेबल का नाम है, वैल्यूज़ जितने एट्रीब्यूट्स हैं जितने कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देंगे। और ये जो किसी को कोड लगा, कोटेशन लगी है, कॉमा में लिखा है, कुछ बगैर कॉमा के, इसकी वजह ये कि इसकी डोमेन करैक्टर है, इसकी डोमेन भी करैक्टर है, इसकी डोमेन भी करैक्टर है, इसकी डोमेन न्यूमेरिक है। तो जिसकी डोमेन न्यूमेरिक होगी उसको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी डोमेन करैक्टर होगी उसको आपने कॉमा लगाना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम डेप्ट नेम कॉमा 0 फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये नल वैल्यू अपनी तरफ से, अब ये कॉलम नहीं है, ये वैसे 0 जो सी वो इंसर्ट करवा दी। इसी तरीके से हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.03। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी सबको 5% इंक्रीमेंट दे दो, सैलरी बढ़ा दो, सबकी सैलरी 5% बढ़ानी, तो आप कहेंगे अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू 5% बढ़ानी है, सैलरी प्लस 5% ऑफ सैलरी। तो ये फार्मूला तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैथ आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। डिवाइडेड बाय 100। सेट इंस्ट्रक्टर अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5%, यानी ये 5% निकालेगा और ये सैलरी, तो जिसकी 20,000 फॉर एग्जांपल सैलरी है उसका उसमें 5% जो सा वो ऐड हो जाएगा, जो भी वो बनेगा। ठीक है जी।
इस कमांड को आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये लेक्चर आपका एंड होता है। इन कमांड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा या मैं ड्राइव पे उसको शेयर कर दूंगा। तो अच्छे तरीके से लेक्चर को देखें। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।